हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे हैं सभी? चलिए तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल के लेक्चर में हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की थी, और जिस टॉपिक का नाम था डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि द्वि निषेचन। ठीक है भाई, तो द्वि निषेचन एक बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस थी। कितनी सिंपल प्रोसेस थी, जरा एक मिनट और इसको देख लेते। देखिए भाई, मैं आपको बता दूं कि यह आपके पास एक एम्ब्रियो सैक था, भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश में यहाँ पे ये अंडकोश का, यहाँ पे ये सहायक कोश का, और यहाँ पर ये तंतु रूपी समुच्चय। यहाँ द्वितीयक केंद्रक होते हैं सेंटर में, और यहाँ पर प्रतिमुखी कोशिका होती हैं। ये आप भ्रूण कोश की संरचना को समझ गए थे, है ना। अब होता क्या है कि जो परागनली इस भ्रूण कोश के पास आती है, परागनली, मान लीजिए ये परागनली इस भ्रूण कोश के पास आई, और इस पराग नली में हमें पता है कि हमारे काम के इम्पोर्टेंट दो क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं भाई? नर युग्मक। ठीक है। अब जैसे ही ये पराग नली तंतु रूपी समुच्चय की सहायता से इसके अंदर प्रवेश कर जाती है भ्रूण कोश के, तो अग्र सिरे से फट जाती है और दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। अब दो नर युग्मक जब यहाँ पर मुक्त हो गए, तो ये क्या करते हैं, एक नर युग्मक तो मिलता है अंडकोशिका से और बनाता है युग्मनज। क्या बनाता है? युग्मनज। जबकि दूसरा केंद्रक मिलता है द्वितीयक केंद्रक से और बनाता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है। तो यहाँ पे तो तीन केंद्रकों का संलयन है, तो इसीलिए हम इसको त्रिक संलयन कहते थे। और यहाँ युग्मकों का मतलब वास्तविक युग्मक मिल रहे हैं, नर और मादा, तो हम इसको युग्मक संलयन कहते हैं। तो एक ही प्लांट में, आवृतबीजी प्लांट में, दो बार निषेचन की क्रिया देखने को मिल रही है। मतलब दो नर युग्मक हैं तो दोनों नर युग्मक एक एक बार निषेचन करते हैं, तो इसीलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्वि निषेचन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा था भाई द्वि निषेचन। आपको ये 3 पॉइंट ही तो लिखने हैं कि परागनली तंतुरूपी समुच्चय की सहायता से भ्रूणकोश में प्रवेश कर अग्र सिरे से फट जाती है, जिससे दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। अब एक बात ये हो गई, फिर आप दोनों पॉइंट लिख दीजिए कि पहला नर युग्मक अंडकोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है, इसे वास्तविक निषेचन कहते हैं, और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, इसे क्या बोलते हैं, त्रिक संलयन बोलते हैं। और एक लास्ट पॉइंट कि युग्मक संलयन व त्रिक संलयन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, द्वि निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वि निषेचन। तो ये टॉपिक कल हमने पढ़ा था भाई, द्वि निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। अब एक बात को जरा ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान सुनना। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आपके पास जो एम्ब्रियो सैक था उसमें क्या केवल दो ही संरचना बचेंगी ना भाई? दो ही संरचना तो बचेंगी। एक तो होगा युग्मनज, ध्यान से सुनना इस बात को, एक तो होगा युग्मनज और एक होगा भ्रूणपोष केंद्रक। ये भ्रूणपोष केंद्रक है, भ्रूणपोष नहीं है, इस बात को आप ध्यान दीजिए इस पर। ये भ्रूणपोष केंद्रक है, भ्रूणपोष नहीं है। ठीक है, क्योंकि भ्रूणपोष ये आगे बनाएगा, अभी बताऊंगा मैं आपको सारी बातें। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका एम्ब्रियो सैक था वो इस प्रकार आ जाएगा, है ना। मतलब उस एम्ब्रियो सैक में जितनी भी संरचनाएं थी ना, वो सारी रूपांतरित या बदल कर या नष्ट होकर केवल यही दो संरचना मिलेंगी इसमें, एक तो युग्मनज और एक भ्रूण। आज थोड़ा मैं आपको बता दूं, जिम पे थोड़ा छाला हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा बोलने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। ठीक है, आप कोई बात नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। हाँ, और ये जीभ का छाला ना बहुत बेकार होता है। क्यों बेकार होता है? क्योंकि बोलते समय ना ये या तो दांतों से टकरा रहा है
है ना, दांतों से टकरा रहा है, थोड़ा पेन भी महसूस हो रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो ये बात आपको समझ में आ गई है ना कि द्विनिषेचन के बाद हमारा एम्ब्रियो सैक इस प्रकार का हो जाएगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। अब ये घटना हुई निषेचन वाली, और आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी निषेचन पश्च घटनाओं। निषेचन पश्च घटना, कौन सी घटना? निषेचन पश्च घटना, क्योंकि निषेचन से पहले की देख ली, फिर निषेचन देख लिया, और भाई जब अब निषेचन हो गया तो अब जितनी भी घटनाएं होंगी, क्या आप उन सभी को निषेचन पश्च घटनाओं में सम्मिलित नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं निषेचन पश्च घटनाएं। तो ध्यान से सुनिए, एक बात मेरी सुनने ना, मैंने 11वीं क्लास में भी आपको एक पॉइंट बताया था, यदि आपको याद हो, कि अनावृत बीजी और आवृत बीजी ये दो मुख्य वर्ग होते हैं प्लांटों के ना। एक तो होता है आवृत बीजी और एक होता है अनावृत बीजी। तो अनावृत बीजी प्लांटों में, अनावृत की बात कर रहा हूँ जो आपने नहीं देखे हैं, अनावृत बीजी पादपों में, अच्छा एक बात आप बताइए, ये युग्मनज और ये भ्रूणपोष केंद्रक है, तो इतना तो हमें पता चल गया कि जब ये आगे डेवलप होंगे तो कौन कौन सी संरचना बनाएंगे। देखो, युग्मनज हमेशा ही डेवलप होकर क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है ना, भ्रूण। और ये भ्रूणपोष केंद्रक है। अब केंद्रक है तो हमें पता चल गया कि ये आगे डेवलप होके कौन सी संरचना बनाएगा? भ्रूणपोष बनाएगा। क्या बनाएगा? भ्रूणपोष। तो आपके इस मादा युग्मकोद्भिद में, भ्रूणकोश में निषेचन के बाद दो मुख्य घटनाएं घटित होती हैं। एक तो युग्मनज बदल जाता है भ्रूण में, और भ्रूणपोष केंद्रक बदल जाता है भ्रूणपोष में। बदलने का मतलब है डेवलप होता है, परिवर्तित होकर यह संरचना बनाता है। भाई युग्मनज तो हमेशा आगे परिवर्तित होकर भ्रूण ही बनाता है, और भ्रूणपोष केंद्रक आगे चल के क्या बनाएगा? भ्रूणपोष बनाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये भ्रूणपोष क्या चीज़ है? मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। भाई ये भ्रूण जो अच्छा पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि युग्मनज को भ्रूण बनाना है, ठीक है यार। अगर भ्रूण बनेगा ना तो उसको ऊर्जा नहीं चाहिए क्या? उसको भोजन नहीं चाहिए क्या? भाई जब भ्रूण बनेगा तो बहुत सारी घटनाएं होंगी, कोशिकाओं में विभाजन वगैरह होगा, तो उसके लिए पोषण की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो उस भ्रूण के परिवर्धन के लिए जो पोषण प्रदान करता है, वो पोषण प्रदान करने वाली ही संरचना भ्रूणपोष होती है। आप देखिए, भ्रूण माने भ्रूण और पोष माने पोषण। तो किसको पोषण देगा? ये केवल भ्रूण को। कब? जब भ्रूण डेवलप होगा, बनेगा जब। तो ये भ्रूणपोष का बनना आवश्यक है कि नहीं बताइए? क्योंकि भ्रूण बनेगा कहाँ? इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ही तो बनेगा। तो जब ये बनेगा तो इसको भोजन चाहिए। उस भोजन के लिए आपके इस एम्ब्रियो सैक में और कौन सी संरचना होनी चाहिए? भ्रूणपोष होना चाहिए। समझ में आ गई बात? प्रकृति ने सभी को बैलेंस किया है, हर के लिए अनुकूलताएं प्रदान की हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं जो आपको याद रखनी है कि अनावृत बीजी पादपों में, अनावृत में भ्रूण का परिवर्धन पहले होता है और भ्रूणपोष का परिवर्धन होता है बाद में। ये तो है अनावृत बीजी पादप। लेकिन जितने भी आवृत बीजी पादप हैं जो आप देखते हैं अपने अगल बगल, उन सभी आवृत बीजी पादपों में निषेचन के बाद पहले भ्रूणपोष बनेगा और उसके बाद भ्रूण बनेगा। भाई सिंपल सी बात है कि जब ये भ्रूण को पोषण ही देगा तो इसे इस भ्रूण से के बनने से पहले ही तो बनना होगा। भाई भ्रूणपोष इस भ्रूण से पहले ही तो बनेगा, तभी तो इसको पोषण दे पाएगा जब ये भ्रूण डेवलप होगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा, अब आप खुद बताइए कौन सा रहेगा? भाई निषेचन के बाद जस्ट बाद जो घटना होगी, क्या वो सबसे पहले भ्रूणपोष का परिवर्धन नहीं होगा क्या? तो आपके नोट्स में पहली हेडिंग लगी हुई है क्लियर लगी हुई है,
और वो क्या लगी हुई है, भ्रूणपोष। बात को जरा ध्यान से सुनना, भ्रूणपोष एक टॉपिक है जिसको आप एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। ठीक है, इतना सिंपल टॉपिक है, इतना सिंपल टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। और लिख लेना, वेरी वेरी मोस्ट कर लेना अपने नोटबुक में, वेरी वेरी मोस्ट, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट कर लेना। ये आज जो 2 क्वेश्चन चलेंगे ना, एक भ्रूणपोष और एक भ्रूण का परिवर्धन, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको तो BVM कर लेना, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, NCERT बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, तो मोस्ट कर लेना भैया भ्रूणपोष को। तो भ्रूणपोष को इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्पर्म। आज समझेंगे हम कि आखिर डिफरेंट प्लांटों में कैसे कैसे भ्रूणपोष बनते हैं। आप देखना कितनी सिंपल सी इसकी प्रक्रिया है, बहुत नॉर्मल है। देखिए भाई, भ्रूणपोष क्या है, ये ऐसा एक ऊतक है जो भ्रूण को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को क्या प्रदान करता है, ये पोषण। कौन, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, ये जो भ्रूणपोष होता है ना, ये विकास के आधार पर, विकास का मतलब है डेवलपमेंट के आधार पर, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन, एंडोस्पर्म। किस आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर। तो मैं आपको बता दूं, डिफरेंट प्लांटों में जो एंडोस्पर्म होता है वो 3 प्रकार का बन सकता है। तो यही 3 प्रकार के भ्रूणपोष हमसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा है भैया। सबसे पहला है केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा है हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल, ठीक है भाई। एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा मैं और डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। नोट्स आपके आगे होने चाहिए, तभी आपको पूरी लाइन और डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बात समझ में आएगी। समझ रहे ना, नोट्स जरूर रखना भाई अपने सामने, है ना। तो सुनिए मेरी बात को, हमारा एक क्वेश्चन चल रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए कि भाई भ्रूणपोष क्या है। ठीक है, तो हमने बताया कि ऐसी संरचना या ऐसा ऊतक जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, हम उसे भ्रूणपोष कहते हैं। और विकास के आधार पर ये कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का। अब डिफरेंट प्लांटों में होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के भ्रूणपोष कौन कौन से हैं। पहला भ्रूणपोष है केंद्रकीय, दूसरा है कोशिकीय और तीसरा है हेलोबियल। ठीक है, इसको आप न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कह सकते हैं, इसको आप सेलुलर बोल सकते हैं और इसको आप हेलोबियल बोल सकते हैं। ये नोट्सों में मैंने इनके इंग्लिश नाम लिख रखे, तो मुझे यहाँ लिखने की शायद ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, केंद्रकीय को आप न्यूक्लियर बोल सकते हैं, कोशिकीय को सेलुलर बोल सकते हैं, हेलोबियल को हेलोबियल ही बोलते हैं। ठीक है, अब जरा बात को जरा ध्यान सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष की। कौन से भ्रूणपोष की, केंद्रकीय। अच्छा एक बात सुनना भाई, इन दोनों पे आप फोकस कीजिए, केंद्रकीय और कोशिकीय। तो इनमें ऐसा लग रहा है ना कि केंद्रकीय भ्रूणपोष में तो केंद्रक ही केंद्रक और कोशिकीय भ्रूणपोष में कोशिका ही कोशिका। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अच्छा, केंद्रक के ऊपर यदि कोशिका भित्ति नहीं बने तो वो केंद्रक ही रहता है ना, कोशिका नहीं बनती ना। कोशिका कब बनती है, जब केंद्रक के ऊपर कोशिका भित्ति बन जाए, तब आप उसको कोशिका बोलते हैं। ठीक है भाई, अब सुनना जरा कितना सिंपल है। देखिए भाई, सबसे पहले मैं केंद्रकीय एंडोस्पर्म आपको बता रहा हूं कि केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या है। केंद्रकीय भ्रूणपोष कितना सिंपल है वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, वो ये कहता है, मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। ये तो है युग्मनज और ये कौन है, ये है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक।
ये वाला, अरे वही संरचना है भाई ये वाली। युग्मनज को तो मैंने अलग बैठा दिया, तू यहीं पे बैठा रहे, तेरा अभी बाद में काम है, तुझे भी देखेंगे। ठीक है, पहले इससे निपट लेते हैं। किससे? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से। अरे ये वही एम्ब्रियो सैक है भाई, और इसमें ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है जो त्रिक संलयन से बना था, और ये युग्मनज है जो युग्मक संलयन से बना था, डबल फर्टिलाइजेशन से। अब भाई भ्रूणपोष बनाएगा कौन? यही तो बनाएगा, क्योंकि इसका नाम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, क्योंकि ये तो भ्रूण बनाता है। तो हम तो भ्रूणपोष बना रहे हैं, तो हमें किससे काम है? इस केंद्रक से काम है। अब मेरी थ्योरी जरा ध्यान सुनना। वो कहता है कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में अनेकों बार मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं। मुक्त केंद्रकीय मैं कई बार आपको बता चुका हूं। जब भी मैं मुक्त केंद्र की बात करूं ना, आप समझ लेना कि केवल डिवीजन न्यूक्लियस हो रहा है, मतलब केवल केंद्रक ही विभाजित हो रहा है और उस पर कोश का भित्ति नहीं बन रही है, तो आप उसको मुक्त केंद्र के विभाजन कहते हैं। मुक्त केंद्र की है, समझ में आ गई? मुक्त केंद्र के विभाजन का मतलब ही यही है कि इसमें केंद्रक ही बढ़ते चले जाएं और वो कभी मतलब उन पर कोश का भित्ति नहीं बने, उसी को आप मुक्त केंद्र के कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि इसमें भ्रूणपोष केंद्रक में अनेकों बार मुक्त केंद्रकीय विभाजन होने से, अनेकों बार मुक्त केंद्रकीय विभाजन होने से बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। देखिए आप कितने सारे केंद्रक बन गए एक ही केंद्रक से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है कि इन केंद्रकों के मध्य रिक्तका बन जाने से, रिक्तका का मतलब होता है एक खाली जगह, है ना। रिक्तका बन जाने से, या आप कह सकते हैं ऐसे बोलना कि ये केंद्रक परिधि की तरफ विन्यासित हो जाते हैं। किधर हो जाते हैं? परिधि की तरफ। देखो, केवल आपके पास एक ही केंद्रक था, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इसने मुक्त केंद्र के विभाजन किया, बहुत सारे केंद्रक बन गए और ये सभी केंद्रक इसकी परिधि की तरफ ऐसे विन्यासित हो जाते हैं। आप देखिए ये परिधि है, ये परिधि की तरफ विन्यासित हो गए और बीच में क्या बन जाती है? बीच में एक रिक्तका बन जाती है। देखिए आप, बीच में क्या बन गई? एक रिक्तका बन गई। आप समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये केंद्रक तो परिधि की तरफ विन्यासित हो गए और बीच में क्या बन गई है? एक रिक्तका। तो हम इसी को केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केंद्रकीय भ्रूणपोष। आप अपनी थ्योरी से मिलान कीजिए जरा, इसका थ्योरी से मिलाइए तो सही, इसको थ्योरी से मिलाइए कि क्या कह रही है लाइन। बहुत सिंपल है। अब देखो केंद्रकीय क्या है कि इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में अनेकों बार मुक्त केंद्र के विभाजन से अनेकों केंद्रक का निर्माण हो जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। अब मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं जो आपके नोट्स की है, ध्यान सुनना कि मुक्त केंद्र के विभाजन होने से अनेकों केंद्रक बन जाते हैं लेकिन भित्ति निर्माण नहीं होता। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको जरूर कहना है कि भित्ति निर्माण नहीं होता, है ना। और ये केंद्रक इसके चारों तरफ विन्यासित हो जाते हैं परिधि की तरफ, और बीच में क्या बन जाती है? रिक्तका बन जाती है। क्या बन जाती है? रिक्तका। और आगे चलकर मतलब कुछ समय बाद, हालांकि ये कोशिकीय प्रकार का हो जाता है, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है। देखो आगे चल के तो ये इनमें भित्ति बन जाएगी तो कोशिका बन जाएंगी, लेकिन हम केवल यहीं तक इसको पढ़ के चलेंगे कि इसमें मुक्त केंद्रक होते हैं। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल है ना, जो आपको अच्छी तरीके से याद करना है, वो है नारियल का पानी। नारियल का पानी ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए। अरे आपने यदि अपने जीवन में कभी नारियल देखे हो अपने जीवन में, तो नारियल का पानी तो पिया ही होगा, और नहीं पिया है ना तो सुन तो लीजिए यार, है ना। नारियल का जो पानी होता है, उस पानी में
मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, मतलब जो इसका पानी है ना नारियल का, वही मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष है। कैसा है वो? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। आपने देखा होगा कि थोड़े जब वो कच्चा नारियल होता है, मतलब हरा नारियल होता है, तब तो उसमें मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष होता है, लेकिन जैसे ही वो पानी सूख जाता है ना उसमें, तो सूखने का मतलब पता है क्या है? कि वो कोशिकीय प्रकार का हो जाता है ना। जो मुक्त केंद्रकीय था ना, उसमें कोशिका भित्ति बन जाती है और वो एक परत बना लेता है, संरचना, और उसी संरचना को हम खाते हैं भाई, जिसको नारियल की गिरी बोलते हैं। तो हम नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? हम नारियल के एंडोस्पर्म को खाते हैं, भ्रूणपोष को खाते हैं। ठीक है भाई, एंडोस्पर्म को। आप समझ गए मेरी बात को? हम नारियल के भ्रूणपोष को खाने के काम में लेते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है, या नारियल का पानी किस प्रकार का भ्रूणपोष है। ऐसा क्वेश्चन ये दो प्रकार से रिपीट होता रहता है। तो आपको याद रखना है, नारियल का पानी मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष है। समझ में आ गई बात? तो ये तो है भाई मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं कोशिकीय की। तो कोशिकीय की शुरुआत यहीं से होगी। देखो बिल्कुल इसी प्रकार का होता है। पहले तो आपको कहना है, अब वही पॉइंट होगा कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण होता जाता है। यार यही अंतर है इसमें। देखो ये केंद्रकीय है तो इसमें भित्ति नहीं बनेगी, केवल केंद्रक केंद्रक बनेंगे। अब मैं इसको कोशिकीय कह रहा हूं तो इसमें भित्ति बनेगी, तो मतलब कोशिकीय हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। आप इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं, ये युग्मनज है, इसमें ऐसे बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे और इन सभी केंद्रकों पे क्या बन जाएगी? कोशिका भित्ति बन जाएगी। आप देखिए इसमें और इसमें कितना अंतर है। ये तो परिधि की तरफ विन्यासित हो गए थे और कभी कोशिका भित्ति नहीं बनी थी, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोशिका भित्ति बन जाती है, तो ये कोशिकीय प्रकार का हो जाता है। और वो कहता है कि इसमें चूस्कांग भी विकसित हो जाते हैं, ऐसे चूस्कांग भी विकसित हो जाते हैं इस प्रकार, है ना। ये चूस्कांग हैं जिनसे ये भोजन और दूसरी संरचनाओं से चूसने के लिए बने होते हैं, ये चूस्कांग हैं। और ये शुरू से अंत तक कैसा रहता है? कोशिकीय। लेकिन ये शुरू में तो रहता है केंद्रकीय, लेकिन बाद में कैसा हो जाता है? कोशिकीय। आप समझ रहे हैं ना? कोशिकीय कहने का मतलब कि इनके बीच यदि कोशिका भित्ति, यदि मैं ऐसे बना दूं ना, ऐसे कोशिका भित्ति ऐसे बना दूं, तो अब ये कोशिकीय बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये अंतर है केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष में। कितना सिंपल सा टॉपिक है। आप देखिए, आपके पास ये संरचना थी, अगर इस केंद्रक में मुक्त केंद्र के विभाजन हो और भित्ति नहीं बने तो केंद्रकीय प्रकार को भ्रूणपोष, और यदि इसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ भित्ति भी बनती चली जाए तो वो कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष। यार क्या दिक्कत है इसमें बताइए? कितना सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो ये केंद्रकीय है और ये कोशिकीय है। ये शुरू से अंत तक कोशिकीय रहता है, ये शुरू में केंद्रकीय लेकिन बाद में कोशिकीय हो जाता है। इसमें चूस्कांग भी विकसित हो जाते हैं। एग्जाम्पल है गैमोपेटेली वर्ग के सदस्य जो प्लांट है उनमें ये होता है, और ये आपके नारियल में है ही है। उसके बाद मक्का गेहूं वगैरह में भी इस प्रकार का भ्रूणपोष देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है केंद्रकीय और कोशिकीय। अब हम एक लास्ट बात करते हैं हेलोबियल भ्रूणपोष की। कौन से भ्रूणपोष की? हेलोबियल भ्रूणपोष की। हेलोबियल भ्रूणपोष की। ठीक है भाई, तो क्या है हेलोबियल भ्रूणपोष? जरा ध्यान सुनिए। हेलोबियल भ्रूणपोष इन दोनों का मिक्स रूप है, मिक्स, मिला जुला, दोनों से मिलकर बना है। हेलोबियल का मतलब आप बोल लीजिए बीच वाला, बीच वाला है। मतलब ये ऐसा भ्रूणपोष है जिसमें जो केंद्रकीय प्रकार का भी होगा और कोशिकीय प्रकार का भी होगा, तो हम इसको दोनों का मिला जुला रूप बोलते हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे कहते हैं। मैं इसका डायग्राम जरा यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं इस एरो को यहाँ पे ले जा रहा हूँ। अब ये तो वही संरचना है ही पहली। अब ध्यान से सुनना, इसमें वो क्या कहता है कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इसमें पहले एक बार विभाजन होता है और असमान विभाजन, जिससे दो कोशिकाएं बन जाती हैं। कितनी कोशिकाएं?
दो कोशिकाएं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, दो कोशिकाएं बन गई। देखो ये भ्रूणपोष केंद्रक था, इसमें एक बार विभाजन हुआ जिससे दो कोशिका बन गई। तो निभाग की तरफ जो है वो तो है छोटी कोशिका, कैसी है, छोटी, और बीजांड द्वार की तरफ जो बनी है वो है बड़ी कोशिका। देखो पहले इस केंद्रक से दो कोशिका बन गई, क्योंकि कोशिका भित्ति बना दी ना मैंने बीच में, तो अब ये कोशिका है। तो एक तो बनती है छोटी कोशिका जो निभाग की तरफ होती है, और एक बनती है बड़ी कोशिका जो बीजांड द्वार की तरफ होती है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को, नहीं समझ पा रहे? ठीक है, इन डायग्रामों को एक बार जरा देखिए, ध्यान से सेट कीजिए नजरों में। कर लिया? देखो भाई मैं क्या कह रहा हूं कि जो ये हेलोवियल प्रकार का भ्रूण, अभी मैं इसको एक बार थ्योरेटिकल और समझाऊंगा, पहले तो इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। हेलोवियल का हमने क्या समझा भाई, कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है इसमें एक पहला विभाजन होता है, और वो विभाजन होता है असमान। असमान का मतलब जिसमें दो कोशिका बनती है लेकिन असमान बनती हैं। देख लीजिए, एक बड़ी कोशिका बन रही है, एक छोटी कोशिका बन रही है। तो बड़ी तो बनती है बीजांड द्वार की, मतलब तो बै से बै का मेल हो गया, क्योंकि इन टॉपिकों में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बीजांड द्वार माने बै आ रहा है, तो बै से बै मतलब बड़ा, ठीक है भाई, और निभाग है तो वो अपने आप छोटा रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अब सुनिए, हमारे लिए कोशिकीय प्रकार का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना भाई, कोशिकीय प्रकार का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और केंद्रीय प्रकार का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बात बताओ, जो कोशिका बड़ी होगी उसमें कोशिकीय विभाजन होना चाहिए ना, मतलब वो कोशिकीय प्रकार की होनी चाहिए ना। और जो छोटी कोशिका है, क्योंकि ये छोटा पार्ट है, तो ये छोटा सा यदि केंद्रीय रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे ना? अब सुनिए मेरी बात, बहुत सिंपल है। आपको कहना है कि बड़ी कोशिका में केंद्रक विभाजन के साथ साथ, जैसे ये केंद्रक बन रहा है तो इसके साथ साथ कोशिका भित्ति भी बनती जा रही है। क्या बनती जा रही है? कोशिका भित्ति। मैंने तो यहाँ पे बना दी है, लेकिन आपके डायग्राम में नहीं बनी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत बनाना, ठीक है। दोनों ही बात सही है, ठीक है भाई। डायग्राम हमें ऐसे ही देखने को मिलता है जो आपके नोट्स में बना हुआ है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि बीजांड द्वार की तरफ वाली बड़ी कोशिका में केंद्रक विभाजन के साथ साथ तो भित्ति का निर्माण होता जाता है। अब मेरी एक बात सुनिए, यदि केंद्रक के साथ साथ भित्ति बन रही है तो आप उसको कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष नहीं कहते हैं क्या? कहते हैं ना, क्योंकि कोशिकीय में भित्ति तो बनती जाती थी ना, और निभाग की तरफ जो छोटी कोशिका है उसमें केंद्रक बनते हैं लेकिन भित्ति का निर्माण नहीं होता। तो ये किस प्रकार का भ्रूणपोष रहेगा? नीचे की तरफ मुक्त केंद्र के प्रकार का। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिए, आपके एक इस एंडोस्पर्म में केंद्रकीय प्रकार का भी भ्रूणपोष दिख रहा है आपको नीचे की तरफ, और कोशिकीय प्रकार का भी भ्रूणपोष दिख रहा है। तो क्या ये केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष का मिला जुला रूप नहीं है क्या? बताइए, मिला जुला रूप है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं हेलोवियल भ्रूणपोष। जो केवल प्लांटों के जो हेलोवियल गण होते हैं ना, उनके ही प्लांटों में ये देखने को मिलता है। तो ये भैया हमारा एक टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, यानी कि भ्रूणपोष का परिवर्धन। तो एक बार मैं इसको फास्ट रिवाइज करा देता हूं, जरा ध्यान सुनिए। आपको कहना है कि भ्रूणपोष एक ऐसा ऊतक है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये तो बात हुई भ्रूणपोष की। आपको कहना है कि विकास के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोवियल। आपको ऐसे सेट करना है अपने दिमाग में, यार केंद्रकीय है तो मतलब इसमें कोशिका भित्ति नहीं बनेगी, कोशिकीय है तो इसमें कोशिका भित्ति बनेगी, और हेलोवियल है तो इसके दोनों प्रकार का होगा, एक तरफ कोशिका भित्ति बनेगी और एक तरफ नहीं बनेगी। सिंपल सी बात है, ऐसे अपने माइंड में कंसेप्ट याद कीजिए। अब आपको कहना चलिए यार केंद्रकीय की बात कर लेते हैं, तो आप देखो कितना सिंपल बोलेंगे कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में अनेकों बार मुक्त केंद्र के विभाजन से अनेक केंद्रक बन जाते लेकिन भित्ति का निर्माण नहीं होता, और ये केंद्रक जब परिधि की तरफ विन्यासित हो जाते हैं
तो बीच में क्या बन जाती है, एक रिक्तिका बन जाती है। इसी को आप केंद्रीय भ्रूणपोष कहते हैं। और लिख देना कि बाद में ये कोशिकीय भी हो जाता है, और एग्जाम्पल लिख दीजिए, हो गया केंद्रीय भ्रूणपोष। ये वाला डायग्राम बनाना जो ऐसे ही बन गया, समझ पा रहे हैं आप। आइए कोशिकीय की बात करते हैं। कोशिकीय में आपको वही कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति भी बनती जाती है, और ये शुरू से अंत तक कैसा रहता है, कोशिकीय रहता है। और इसमें क्या विकसित हो जाते हैं, चूस्कांग विकसित हो जाते हैं। देखो ये केंद्रक बनते गए और साथ साथ में क्या बनती चली गई, कोशिका भित्ति। तो ये शुरू से अंत तक कैसा रहता है, कोशिकीय। लास्ट बात करें हेलोबियल की, तो आपको कहना है कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। इसमें पहले केंद्रक में एक बार विभाजन से दो असमान कोशिकाएं बनती हैं या दो असमान प्रकोष्ठ बनते हैं। निभाग की तरफ तो बनता है छोटी कोशिका और बीजांड द्वार की तरफ बनती है बड़ी कोशिका। और आपको कहना है कि बीजांड द्वार की तरफ स्थित बड़ी कोशिका में अनेकों बार विभाजन होने से कोशिका भित्ति भी बनती जाती है। तो मतलब ये तो कोशिकीय हो गया, लेकिन यहाँ कोशिका भित्ति नहीं बनती, तो ये केंद्रकीय हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम भ्रूणपोष कहते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि कुछ डायग्राम आपको समझाने में हेल्प करेंगे। ले लीजिए फटाफट, ले लिया, चलो। तो ये तो भाई आपका एक क्वेश्चन हो गया। निषेचन के बाद आवृत बीजी प्लांटों में जो सबसे पहली घटना होती है वो भ्रूणपोष का बनना होता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले कौन सी संरचना बनेगी, भ्रूणपोष बनेगी। किस में बनेगी, आपके इस एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाला है। अब ये जो संरचना है ना, अच्छा ये तो युग्मनज ऐसा ही कि ऐसा है युग्मनज। अब मान लीजिए इसको मैं कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष मान लूँ किसी भी प्लांट में, तो अब ये इस प्रकार का भ्रूणपोष, या मैं ऐसे कहूँ कि देखो ये बन गया भ्रूणपोष। ऐसे ये भ्रूणपोष है। कौन चीज़ है ये, भ्रूणपोष। समझ रहे हैं, ये क्या है, भ्रूणपोष बन गया, जो है ना, जो इस भ्रूण को क्या प्रदान करेगा, पोषण प्रदान करेगा। आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे अगला जो टॉपिक है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा ठीक साफ कर देता हूँ इसको। अब ये तो मिटाई दूँ, निषेचन पश्च भी है ना। सुनिए भाई, अब ध्यान से सुनना। निषेचन पश्च घटनाओं में एक अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जिसका नाम था एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। तो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है भ्रूणपोष वाला, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। तो 3 नंबर का क्वेश्चन वो ऐसे बनाता है कि भ्रूणपोष क्या है, केंद्रकीय व कोशिकीय भ्रूणपोष को सचित्र समझाइए, सचित्र समझाइए। ठीक है, तो 2 नंबर तो आपको मिलेंगे केंद्रकीय और कोशिकीय के, और 1 नंबर मिलेगा भ्रूणपोष की डेफिनेशन का। तो इस प्रकार क्वेश्चन ज़्यादा बनता है ना। और यदि वो भ्रूणपोष नहीं पूछे तो आपसे डायरेक्ट भी तीनों प्रकार के भ्रूणपोष भी पूछ सकता है, लेकिन अधिकांश संभावनाएं केवल भ्रूणपोष की डेफिनेशन और उसके बाद 2 प्रकार के भ्रूणपोष, केंद्रकीय और कोशिकीय, इनकी संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन 2 बार शायद पूछ लिया गया है। ठीक है भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट कर लेना उस पर। ठीक है भाई, अब चलिए, अब हालांकि मैं आपको बता दूं कि आज थोड़ी जो टॉपिकों का बैलेंस है वो सेट नहीं है। टॉपिकों का बैलेंस के सेट का मतलब आप समझ रहे हैं कि अब जो मैं अगला टॉपिक कराऊंगा ना, अगला जो मैं टॉपिक चलेगा वो अकेला टॉपिक पूरे 1 घंटे का है। समझ रहे ना, हाँ, अकेला टॉपिक एक पूरे 1 घंटे का है, और हमारे पास लगभग शायद 35 मिनट तो हो गई होंगी शायद, है ना।
इतना तो टाइम हो गया होगा, लगभग 35-40 मिनट के करीब। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आज आपको उसके बारे में एक बार समझा देता हूँ और थोड़ा बहुत तो आज आपको समझ में आ जाएगा, बाकी फिर मैं उसको कल और रिवाइज कर दूंगा ताकि आपके दिमाग में पूरी बात सेट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, है ना? समझ रहे ना? क्योंकि वो टॉपिक बड़ा है तो मैं थोड़ा उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आज आपको यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, जो आपके लिए कल हेल्प करेंगे, है ना? आपको थोड़ा बहुत तो आज ही याद हो जाएगा, आप सिस्टम तो समझ ही जाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान सुनना भाई। अब जब भ्रूणपोष बन गया तो अब नंबर किसका है? भ्रूण का। भाई जब भ्रूणपोष आपने डेवलप कर लिया किससे? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से, तो आपके उसमें युग्मनज भी तो है। अरे युग्मनज कोई बैठा ही थोड़े रहेगा, क्या करेगा वो? युग्मनज आगे चल के भ्रूण बनाता है और इस घटना को हम भ्रूणोद्भव कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। भ्रूणोद्भव ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया गया है बोर्ड एग्जाम में कि भ्रूणोद्भव को परिभाषित कीजिए। तो युग्मनज से भ्रूण का बनना ही भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बन चुका है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का। अब देखिए भाई भ्रूण क्या है, मैं आपको बता दूं कि हैंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक थे। हैंस्टीन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कैप्सेला प्लांट में, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस नाम का है, आप कैप्सेला से याद कर सकते हैं। हैंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने कैप्सेला नाम के पौधे में भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन किया था। समझ पा रहे हैं? भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन किया था हैंस्टीन ने। कौन से प्लांट में? कैप्सेला पादप में। अच्छा सुनिए भाई मेरी बात, कितना सिंपल है ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर कल और रिवाइज करूँगा तो आपको बिल्कुल सेट समझ में आ जाएगा। नोट्स आपके सामने होने चाहिए, एक एक पॉइंट में आपको यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, बिल्कुल डायग्राम के अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, पहले अपने नोट्स निकालिए फटाफट। ठीक है मैं थोड़ा इस कूलर को सेट कर दूं यार, गर्मी लग रही है मुझे। चलिए सुनिए, एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से समझना। ठीक है, नोट्स आपके सामने होने चाहिए। मैं एक एक लाइन को जो आपके नोट्सों में लिखी हुई है बिल्कुल डिटो बोलूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल आपको उस लाइन को मिलाते हुए चलना और डायग्राम को देखते हुए चलना कि आखिर ये घटना कैसे हो रही है। सुनिए भाई, हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का परिवर्धन। अच्छा, वो भी कौन से प्लांटों में? डाइकॉट प्लांटों में, यानी कि द्विबीजपत्री पादपों में। ठीक है, तो डाइकॉट प्लांटों में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है डाइकॉट प्लांटों में, ये हमें देखना है ना? आपके सिलेबस में दोनों प्रकार के प्लांटों का डेवलपमेंट है, द्विबीजपत्री का भी और एक बीजपत्री का भी। हमारे लिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो डाइकॉट प्लांट का इम्पोर्टेंट है, जो हम आज समझ के चल रहे हैं। ध्यान सुनना भाई, ये आपके पास है एक युग्मनज। कौन है ये? युग्मनज है ये मैंने युग्मनज अलग से ले लिया है। कहाँ से? जो एम्ब्रियो सैक में था ना ऊपर, उसको मैंने अलग ले लिया है। ये युग्मनज है, इसके पास इसका केंद्रक है। एक एक पॉइंट समझना, बिल्कुल बहुत सिंपल है। तो युग्मनज में पहला विभाजन होता है अनुप्रस्थ। अच्छा, मैं आपको कुछ विभाजन के बारे में यहाँ बता देना चाहता हूँ, सुनना मेरी बात को। विभाजन जैसे अभी जो काम आएंगे आपको, तो एक बार समझना कि ये कोई कोशिका है, कोशिका, और ये केंद्रक है। ठीक है भाई, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस कोशिका में मैं अनुप्रस्थ विभाजन कर रहा हूँ, अनुप्रस्थ, तो देखो अनुप्रस्थ विभाजन होता है ऐसे। तो अनुप्रस्थ विभाजन होने से यहाँ 2 कोशिकाएं बनेंगी। तो 2 कोशिकाएं बताइए ऊपर नीचे बनेंगी कि नहीं बनेंगी? अंतर समझना, ये कंसेप्ट है इस टॉपिक का, ये चीज़ आपको समझनी है।
कि युग्मनज में यदि मैं अनुप्रस्थ किसी भी कोशिका में यदि मैं अनुप्रस्थ विभाजन करूं, कौन सा विभाजन करूं? अनुप्रस्थ। तो इस प्रकार का विभाजन होगा तो दो कोशिकाएं बनेंगी, एक कोशिका रहती है हमेशा ऊपर वाली और एक कोशिका रहती है हमेशा नीचे वाली, है ना। और इसी अनुप्रस्थ विभाजन को मैं परिणत विभाजन भी कह सकता हूँ। वैसे अनुप्रस्थ और परिणत नहीं है, पर परिणत विभाजन भी ऐसे ही होता है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। समझ पा रहे आप मेरी बात को? ठीक है, परिणत विभाजन। अब मैं बात करूं दूसरे विभाजन की। ये कोई कोशिका है, ये इसका केंद्रक, यदि मैं इसमें ऐसे विभाजन करूं, देखो इस प्रकार अंतर देखना, यदि मैं ऐसे विभाजन करता हूं तो मैं इस विभाजन को अनुदैर्घ्य विभाजन कहता हूं। कौन सा विभाजन कहता हूं? अनुदैर्घ्य, है ना, वर्टिकल जिसको आप बोल सकते हैं। और ऐसा ही होता है अपनत। अपनत, अपनत, परिणत और अपनत ये अलग हैं और अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य अलग हैं, लेकिन ये होते बिल्कुल ऐसे ही हैं। ठीक है भाई, अभी आपको केवल कौन से पॉइंट पे ध्यान देना है? अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य पे, कि अनुप्रस्थ विभाजन कैसे होता है और अनुदैर्घ्य विभाजन कैसे होता है। तो देखिए इन कोशिकाओं में अंतर देखिए आप, कि यहाँ पर एक कोशिका से दो कोशिका बनी और यहाँ भी एक कोशिका से दो कोशिका बनी, लेकिन दोनों में कितना डिफरेंट है, अंतर है ना। इनसे तो आप कह सकते हैं कि भैया ऊपर की है और नीचे की है, कह सकते हैं कि आप इनको ऊपर नीचे की क्या बोलेंगे? साइड वाली, अगल बगल वाली, अगल बगल वाली। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इस पॉइंट को तो आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेना। अनुप्रस्थ विभाजन तो होता है ऐसे और अनुदैर्घ्य विभाजन होता है ऐसे। समझ में आ गई बात? अनुदैर्घ्य विभाजन यदि मैं कहूँ तो आपको बोलना है ऐसे, क्योंकि देखो अनुप्रस्थ से याद रखो 11वीं क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो माउथ होता है वो अनुप्रस्थ होता है। यार अनुप्रस्थ रेखा नहीं पढ़ी क्या आपने? ट्रांसवर्स रेखा लाइन नहीं पढ़ी क्या मैथ में? ऐसी तो होती है सीधी, इसी को तो ट्रांसवर्स बोलते हैं। और ये लॉन्गिट्यूडनल है, क्या दिक्कत है इसमें? वर्टिकल है ये, तो यार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ये अनुप्रस्थ, ये लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल यानी कि अनुदैर्घ्य। तो यदि किसी कोशिका को आप ऐसे काटेंगे तो एक कोशिका ऊपर बन जाएगी, एक कोशिका नीचे बन जाएगी, लेकिन किसी कोशिका को ऐसे डिवाइड करेंगे तो एक कोशिका अगल बगल में बनेंगी। बताइए क्या दिक्कत है इसमें? तो ये डिफरेंट है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य विभाजन में, ये आप याद रखिए। ठीक है, और यदि मैं बोलूं परिणत विभाजन, परिणत विभाजन, तो मैं आपको बता दूं परिणत विभाजन परिधि के चारों ओर होता है, परिधि की, जिससे भी दो कोशिकाएं बनती हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। हमेशा जब भी आपसे मैं परिणत विभाजन बोलूँ ना तो आप कह सकते हैं कि परिणत विभाजन से परत बनती है, परत, लेयर, है ना। और अपनत विभाजन से केवल कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। यार देखो मैं इसको अनुदैर्घ्य और अपनत बोल रहा हूँ, है ना। तो यदि मैं अपनत विभाजन करता जाऊँ, देखो ऐसे करता जाऊँ तो 2 से ये 4 बन जाएंगी, 4 में करूं तो ये 4 से ऐसे 8 कोशिका बन जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे तुम कह सकते हैं क्या कि परत बन रही है, परत, परत तो नहीं बन रही ना, केवल कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमेशा ही अनुदैर्घ्य विभाजन या अपनत विभाजन से केवल कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है, जबकि अनुप्रस्थ या परिणत विभाजन से लेयर की संख्या, लेयर, देखो लेयर कैसे, ये 2 कोशिका बन गई, पहले एक कोशिका में अपनत किया, सॉरी अनुप्रस्थ किया, 2 कोशिका बन गई, इनमें और अनुप्रस्थ कीजिए तो 4 कोशिका बनेंगी ना। अब ये 4 कोशिका बनेंगी ना, है ना, तो ये 4 परत ही तो हो गई भाई, एक ऊपर वाली परत, ये सबसे नीचे वाली परत, समझ रहे ना ऐसे। तो लेयर का निर्माण होता है परिणत विभाजन से, लेयर का, और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है अपनत विभाजन से, है ना। तो अनुप्रस्थ या परिणत, अनुदैर्घ्य या अपनत, ये एक चीज है। तो आप मेन डिफरेंट केवल अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में समझिए। अनुप्रस्थ में ऐसे होता है तो केवल 2 कोशिका बनेंगे, लेकिन एक ऊपर बनेगी एक नीचे बनेगी। वहीं अनुदैर्घ्य की बात करूं मैं, बनेंगी तो 2 लेकिन अगल बगल में बनेगी। ये भाई अंतर है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में।
तो ये आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि भाई क्या है अनुप्रस्थ और क्या है अनुदैर्ध्य विभाजन। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब सुनिए, ये आपके पास एक युग्मनज है ना, तो एक एक लाइन में पढ़ रहा हूं। युग्मनज में सर्वप्रथम अनुप्रस्थ विभाजन होने से, ये युग्मनज था और इस युग्मनज में सर्वप्रथम कौन सा विभाजन हुआ है भैया? अनुप्रस्थ विभाजन। कौन सा विभाजन? अनुप्रस्थ विभाजन। अब आप देखिए, यदि मैं इस युग्मनज में जो कि द्विगुणित कोशिका है, यदि मैं इसमें अनुप्रस्थ विभाजन करूंगा तो ये विभाजन ऐसे होगा ना, बिल्कुल बोलो ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो यदि अनुप्रस्थ विभाजन करूंगा तो यहां पर दो कोशिका नहीं बनेंगी क्या? दो कोशिका बनेंगी ना ऐसे? बताइए, दो कोशिका बनी कि नहीं बनी? बन गई ना। कौन से विभाजन से? अनुप्रस्थ विभाजन से। कितनी कोशिकाएं बनी? दो कोशिकाएं। किस में हुआ अनुप्रस्थ विभाजन? युग्मनज में। कितनी कोशिकाएं बन गई? दो कोशिका। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। अच्छा, जो मैंने बीजांड की संरचना में जो ऊपर वाला भाग था, वैसे तो वो नीचे वाला था, लेकिन ऊपर वाले भाग को मैंने निभागी भाग कहा था ना, और जो नीचे था डायग्राम में लेकिन है वो ऊपर, उसको मैंने बीजांड द्वारी भाग कहा था ना। समझ रहे ना? अब मेरी बात को सुनना आप। यहां पर जब दो कोशिका बनी तो वैसे ये ऊपर वाली कोशिका है और भाग कौन सा है? निभाग। कौन सा भाग है? निभाग भाग। निभाग। तो निभाग की तरफ जो ये ऊपर वाली कोशिका है, इसको आप बोलते हैं शीर्षस्थ कोशिका। क्या बोलते हैं? शीर्षस्थ, जिसको आप एपिकल कोशिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एपिकल। और अब जब ये निभाग है तो ये वाला भाग कौन सा है भैया? ये बीजांड द्वार की तरफ वाला भाग है। अरे बीजांड द्वार की तरफ मैंने इधर ही तो बनाया था बीजांड द्वार, और उधर बनाया था निभाग। तो ये बीजांड द्वार की तरफ वाली कोशिका है और इस कोशिका को हम बोलते हैं आधारीय कोशिका। आधारीय, जिसका इंग्लिश नाम है बेसल सेल। पहले आप इस पॉइंट को समझिए, पहले आप इस पॉइंट को समझिए, फिर मैं कल और इसको रिवाइज करूंगा, लेकिन जितना हो सकता है मैं इतना आज आपको कराऊंगा। देख लेता हूं क्या टाइम हुआ है। हाँ, अभी कुछ मिनट और हैं, मैं इसको काफ़ी बता सकता हूं आपको। सुनना, आधे टॉपिक को तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। ध्यान सुनिए, ये आपके पास एक युग्मनज था। इस युग्मनज में पहला विभाजन कौन सा हो रहा है? अनुप्रस्थ। अब अनुप्रस्थ विभाजन मैंने आपको बता दिया कैसा होता है। तो अनुप्रस्थ विभाजन होने से दो कोशिकाएं बनेंगी, ये सिंपल सी बात है। तो आपको कहना है निभाग की तरफ तो बनती है शीर्षस्थ कोशिका और बीजांड द्वार की तरफ बनती है आधारीय कोशिका। निभाग की तरफ बनती है शीर्षस्थ कोशिका और बीजांड द्वार की तरफ बनती है आधारीय कोशिका। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। ठीक है भाई? तो ये शीर्षस्थ कोशिका बन गई किधर? निभाग की तरफ, और आधारीय कोशिका बन गई बीजांड द्वार की तरफ। ठीक है? अब वैसे इसको देखें तो भाई ये ऊपर वाली कोशिका है तो शीर्ष, ये नीचे वाली कोशिका तो आधारीय, आपको ऐसे भी याद हो जाएगी, है ना। और आपको यदि भागों में कन्फ्यूजन हो तो आप देख लेना कि मैंने डायग्राम में, बीजांड वाले डायग्राम में ऊपर निभाग बताया है और नीचे बीजांड द्वार बताया है। समझ रहे ना? अंतर समझिए। ये आपको शब्द कैसे याद करना है, क्योंकि आप फिर में 100% कन्फ्यूज होंगे कि भाई निभाग की तरफ कौन सी है और बीजांड द्वार की तरफ कौन सी है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको कैसे याद करना है? यार ये दो कोशिकाएं, अरे ऊपर वाली को शीर्ष बोल दो, नीचे वाली को आधारीय बोल दो। ये तो एक सिंपल सा टॉपिक है भाई ये तो शीर्ष है, ये आधारीय है। लेकिन ये भागों में अंतर है कि कौन से भाग की तरफ बनती है ना। तो देखो, आप देखना डायग्राम में मैंने ऊपर कौन सा भाग लिखा है? हमेशा बीजांड लिखा है, वो सॉरी निभाग लिखा है ना। तो सिंपल है कि ऊपर की तरफ वाला भाग जो निभाग होगा और नीचे की तरफ वाला भाग बीजांड द्वारी भाग होगा। वैसे
वैसे प्लांटों में जो बीजांड द्वार है ना, वो आपको लग तो रहा है कि जैसे नीचे, लेकिन ये ऊपर की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि जो डायग्राम मैंने आपको बनाया था ना, वो डायग्राम तो मैंने आपको ऐसे बनाया था इस प्रकार, लेकिन रियलिटी में जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार होता है, ऐसे होता है। अब आप समझ जाइए, अब आप समझ जाएंगे ना। तो अब देखो, ये ऊपर की तरफ वाला ही तो भाग हो गया बीजांड द्वार, और ये नीचे की तरफ वाला हो गया नवाब। लेकिन हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग या जो पढ़ते हैं वो उसको ऐसे ही पढ़ के चलते हैं, मतलब इस डायग्राम को ऐसे बनाते हैं। अच्छा, अब ये शब्द आ ही गया तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि इस प्रकार का जो बीजांड है ना, इसे हम प्रतीप बीजांड के नाम से जानते हैं। आप इसको नोट कर लेना, या जहाँ पे मैंने बीजांड का डायग्राम बनाया है ना, वहाँ इसके नीचे लिख लेना, डायग्राम के नीचे प्रतीप बीजांड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाई चांस कहीं वो ऐसे पूछ ले कि प्रतीप बीजांड की संरचना समझाइए, प्रतीप बीजांड की, तो वही बात कहेगा वो ना। तो आप ध्यान करके नोट्स में ये प्रतीप जरूर लिख लेना, ठीक है भाई, समझ रहे हैं। ये प्रतीप प्रकार का बीजांड है। हालांकि बीजांड बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के वो पार्ट नहीं है, समझ रहे ना। तो आपको वो नहीं पढ़ना, केवल आप इसको याद रखिए कि जो मैंने वो बीजांड आपके लिए बनाया है वो प्रतीप प्रकार का बीजांड है। कौन से प्रकार का है? प्रतीप प्रकार का। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। कि युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होने से दो कोशिकाएं बनती हैं, निभाग की तरफ शीर्ष कोशिका और बीजांड द्वार की तरफ आधारीय कोशिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला, ठीक है भाई। ये बात आगे बढ़े, अब नहीं मैं कल और इसको बताऊंगा, अभी मैं 5-10 मिनट और ले रहा हूँ केवल, है ना, इसको थोड़ा बहुत समझा दूँ ताकि कल और ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, अब हमें क्या करना है। अब उसने एक पॉइंट कहा कि शीर्ष कोशिका में तो अनुदैर्घ्य और आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ। बात को जरा ध्यान सुनिए, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उल्टी टी जैसी आकृति का विभाजन, उल्टी टी जैसी आकृति का विभाजन। उल्टी टी देखिए, ऐसा विभाजन यदि हुआ तो अनुदैर्घ्य होता है ना, और ऐसा विभाजन होता है तो वो अनुप्रस्थ होता है। तो यदि देखो ऊपर वाली जो शीर्ष कोशिका है उसमें तो होंगे अनुदैर्घ्य विभाजन, और नीचे वाली जो आधारीय कोशिका है उसमें होंगे अनुप्रस्थ विभाजन। तो ऐसे स्मॉल कैपिटल टी जो उल्टी है ऐसी आकृति वाला विभाजन हो सकता है। मतलब ये ट्रिक है, मतलब आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो शीर्ष कोशिका में तो अनुदैर्घ्य विभाजन होते हैं और आधारीय कोशिका में होते हैं अनुप्रस्थ विभाजन, और ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। साथ साथ चलने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे ही शीर्ष कोशिका में पहला अनुदैर्घ्य विभाजन होगा तो आपकी जो अनुप्रस्थ कोशिका है उसमें भी आपकी जो आधारीय कोशिका है उसमें भी अनुप्रस्थ विभाजन हो जाएगा। समझ पा रहे आप? नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ये पॉइंट है भाई, ठीक है। अब वो कहता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, कि ये जो शीर्ष कोशिका है, ये रही शीर्ष कोशिका, और ये रहा इसका केंद्रक, और ये रही आपकी आधारीय कोशिका, और ये रहा इसका केंद्रक। मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि कल इसको पूरे को करेंगे हम, क्योंकि ये अकेला 1 घंटे का टॉपिक है, फिर भी मैं आपको जितना हो सके बता रहा हूँ। सुनिए, शीर्ष कोशिका ये रही और आधारीय कोशिका ये रही। यदि मैं ये कहूँ कि शीर्ष कोशिका में अनुदैर्घ्य और इसमें अनुप्रस्थ, तो देखिए इस प्रकार का डिवीजन होगा, ऐसे इस प्रकार का। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो अब कोशिका कितनी बन जाएंगी? देखो अब वही बात आ गई जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि यहां पे तो ऐसे 2 कोशिका बन जाएंगी, देखो बनेंगी ना ऐसे, और यहां पर इस प्रकार की 2 कोशिका बन जाएंगी। देखो बताओ भाई, ये 2 कोशिका बनेंगी नहीं बनेंगी? अरे ये अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा है इसमें, तो ये आधारीय कोशिका 2 कोशिका बना ली, और शीर्ष ने भी 2 बना ली, लेकिन ये ऊपर नीचे वाली और ये अगल बगल वाली है। ये अंतर होता है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में। समझ में आ गई बात? तो मैं आपको बता दूं, आज केवल आपको इतना ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था जो मेरी 15-20 मिनट लगा था कल वाले लेक्चर में,
ठीक है, तो अब आप अंतर समझ गए होंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य विभाजन कैसे चलता है। फिर कल इस टॉपिक को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो बाकी बातें करेंगे कल। और इस भ्रूणपोष वाले क्वेश्चन को आप जरूर देख लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके डायग्राम, ठीक है भाई, प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मिलते हैं कल।